हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम टू ब्लॉक स्प्रिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक स्मूथ टेबल मान लो या स्मूथ ग्राउंड। ठीक है, मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, और मान लो ये M1 मास का ब्लॉक है और ये M2 मास का ब्लॉक है। ठीक है, एक मास लेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है मास लेस है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। और ये स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसमें कोई कंप्रेशन या कोई इलोंगेशन नहीं है। और जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ना, नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो मान लो इस स्प्रिंग की लंबाई इन नेचुरल लेंथ वो क्या है, एल नोट। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करूंगा विद द हेल्प ऑफ टू ब्लॉक्स ऐसे। और इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन लाऊंगा, एक्स नोट। ठीक है, तो देखो एल नोट तो क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ मासलेस स्प्रिंग। ठीक है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो शुरुआत में ये जो मेरा स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, कोई कंप्रेशन या कोई इलोंगेशन नहीं है इस स्प्रिंग में। और M1 M2 ये दो ब्लॉक्स हैं, ये बिल्कुल आराम से रखे हुए थे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दीज टू ब्लॉक्स इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करूंगा ऐसे। इन दो ब्लॉक्स की हेल्प से इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करूंगा। और इस स्प्रिंग में मान लो कितनी कंप्रेशन ला दी मैंने, एक्स नोट। ठीक है, तो मान लो ये M1 मास का ब्लॉक और ये M2 मास का ब्लॉक। देख सकते हो अब स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। ठीक है, अब ये कंप्रेस्ड पोजीशन में है। ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और ऐसा गिवन है इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन है, एक्स नोट कंप्रेशन। ठीक है, तो इस एक्स नोट कंप्रेस्ड पोजीशन में इस स्प्रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, एल नोट माइनस एक्स नोट। सही बात है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है स्प्रिंग। ठीक है, और इस स्प्रिंग में एक्स नोट कंप्रेशन है और मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे पकड़े हुए हैं। मैं इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे पकड़े हुए हूं, जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है, एक्स नोट। तो M1 रेस्ट पे, M2 रेस्ट पे, मैं इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे पकड़े हुए हूं जब इस स्प्रिंग में एक्स नोट कंप्रेशन है। ठीक है, क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ दीज टू ब्लॉक्स मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया। जब इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन आ गई, एक्स नोट, तो है ना मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया। ठीक है, नाउ सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। देखो एक बार और रिपीट करता हूं, जब M1 ब्लॉक यहां पे था, M2 ब्लॉक यहां पे था, तो मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में था। स्प्रिंग की लंबाई नेचुरल लेंथ में एल नोट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू ब्लॉक्स मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया ऐसे। ठीक है, और इस स्प्रिंग में एक्स नोट कंप्रेशन ले आया मैं। ठीक है, और अभी इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा वो सब पता करना है। तो देखो इस स्टेट में जब स्प्रिंग में कंप्रेशन है एक्स नोट, जब मैंने इस सिस्टम को जस्ट रेस्ट से रिलीज किया है,
तो मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा, स्प्रिंग तो मासलेस है, और मान लो M2 M1 से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इस टू ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक आएगा, M2 मास ब्लॉक के नजदीक आएगा, क्योंकि M2 M1 से बस मैंने ऐसे ही ज्यादा मान लिया। ठीक है, तो अब देखो मैंने इस सिस्टम को इस पोजीशन से, मतलब x0 कंप्रेस्ड पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना M1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, M2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहले तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, और फिर ये स्प्रिंग इलोंगेट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, और फिर क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट भी होगा। ठीक है, तो अब देखो जो ये इनिशियल पोजीशन है जब मैंने इस सिस्टम को जस्ट रेस्ट से रिलीज किया था, ये है इनिशियल पोजीशन जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम थी x0। ठीक है, और देखो जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, तो M1 रेस्ट पे M2 रेस्ट पे, उस मोमेंट की बात करूं जैसे ही मैंने रिलीज किया है इस सिस्टम को रेस्ट से, जब स्प्रिंग में कंप्रेशन है x0, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा इस पोजीशन पे, जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया। तो फिर इसके बाद में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्सेस के कारण ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, और फिर इलोंगेट भी होगा स्प्रिंग। ठीक है, तो मान लो स्प्रिंग कंप्रेशन में है, अभी तक नेचुरल लेंथ में आया नहीं है, मैंने एक कंप्रेस्ड स्टेट मान ली स्प्रिंग की। ठीक है, मान लो स्प्रिंग अभी तक नेचुरल लेंथ में आया नहीं है, स्प्रिंग क्या है, कंप्रेशन में ही है। ठीक है, ये कंप्रेस्ड है स्प्रिंग। तो अब देखो M1 ब्लॉक पे M1G ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ ग्राउंड M1G। M2 ब्लॉक पे M2G ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ ग्राउंड M2G। अब देखो स्प्रिंग कंप्रेशन में ही है। ठीक है, तो जब स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा तो ये स्प्रिंग इस M1 मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा ना F, और M2 मास ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्प्रिंग अभी तक कंप्रेशन में ही है, और स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है हमेशा, चाहत क्या होती है स्प्रिंग की हमेशा, कि वो नेचुरल लेंथ में आए। तो जब स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा तो इस स्प्रिंग के कारण, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के कारण M2 ब्लॉक पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा F, M1 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में उतना ही स्प्रिंग फोर्स आएगा F। ठीक है, तो देखो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, स्प्रिंग फोर्सेस ऑन ब्लॉक्स इक्वल एंड अपोजिट। तो इस पूरे सिस्टम पे देखो नेट फोर्स ऑन सिस्टम वो क्या हुआ, 0। देख सकते हो M1G कैंसल, M2G कैंसल, और ये स्प्रिंग फोर्सेस भी कैंसल हो गए इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 आया। और मान लो ये स्प्रिंग कंप्रेशन में ही है, नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है, और मान लो नेचुरल लेंथ में आया, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट भी होगा। ठीक है, तो अब मैं इलोंगेटेड पोजीशन बना देता हूं एक स्प्रिंग की, ये M1 ब्लॉक और ये मेरा M2 ब्लॉक। तो देख सकते हो यहां पे स्प्रिंग इलोंगेशन में है, नेचुरल लेंथ में आने के बाद स्प्रिंग इलोंगेट भी होगा, तो स्प्रिंग यहां पे इलोंगेशन में है। ठीक है, इलोंगेटेड है, तो M1 मास के ब्लॉक पे M1G आएगा, नॉर्मल रिएक्शन M1G, M2 ब्लॉक पे M2G ग्रेविटेशनल फोर्स, N2 नॉर्मल रिएक्शन M2G। अब देखो स्प्रिंग इलोंगेशन में है,
तो इस स्प्रिंग की चाहत क्या होती है हमेशा कि ये नेचुरल लेंथ पोजीशन को गेन करने की कोशिश करे। तो अब इस इलोंगेशन पोजीशन में इस स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे ऐसे आएगा F, और M2 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में F। तो देख सकते हो स्प्रिंग फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट आए, ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो यहां पे भी देखो M1G कैंसल, M2G कैंसल, और ये ऐसे स्प्रिंग फोर्स F और M2 ब्लॉक पे ऐसे, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो जब ये स्प्रिंग इलोंगेशन में भी होगा तब भी क्या होगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे स्प्रिंग कंप्रेशन में हो या इलोंगेशन में हो, इस टू ब्लॉक सिस्टम पे नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। नेट फोर्स ऑन सिस्टम विल बी जीरो, ठीक है। नेट फोर्स ऑन दिस टू ब्लॉक सिस्टम विल बी जीरो। तो इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, ठीक है। कितनी कांस्टेंट होगी वो भी पता चल जाएगा। इनिशियली देखो जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन थी x नोट, ठीक है, उस टाइम पे M1 ब्लॉक रेस्ट पे, M2 रेस्ट पे, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी बनी रहेगी, जीरो बनी रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, टू ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ये पक्का हो गया, ठीक है। और अब देखो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो, तो इसका मतलब है इस टू ब्लॉक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, और वो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा देखो इनिशियल पोजीशन देखो, जब मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था उस टाइम पे M1 रेस्ट पे, M2 रेस्ट पे एक मोमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम वो कंजर्व रहेगा, और वो कितना रहेगा, जीरो, ठीक है, सही है। और अब ये देखो ये पूरा सिस्टम किसके अंडर मूव करेगा, स्प्रिंग फोर्स के अंडर ही, क्योंकि M1G ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन M1G का भी वर्क डन जीरो आएगा, M2G ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा, M2 नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन जीरो आएगा। तो ये पूरा सिस्टम किसके अंडर मूव करेगा, ओनली अंडर स्प्रिंग फोर्सेज, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड, ठीक है, सही है। अब देखो जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में भी आएगा एक मोमेंट के लिए। तो M1 ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव किया और M2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया, ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। मतलब जब इस स्प्रिंग की लंबाई क्या होगी, L नोट, ठीक है। तो देखो ये M1 मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, मान लो x1 मूव किया, यहां से इस डायरेक्शन में M1 मास का ब्लॉक कितना मूव किया, x1, जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा एक मोमेंट के लिए, ठीक है।
और M2 मास ब्लॉक के राइट की तरफ कितना मूव किया, x2। ठीक है, और देखो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहना है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब एक जगह पे। ठीक है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 होगी, M2 ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 होगी। ठीक है, जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ में आएगा, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे, तो इतने में M1 ब्लॉक इस डायरेक्शन में x1 मूव किया, M2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में x2 मूव किया। ठीक है, तो अब देखो ये पूरी कितनी होगी, L नोट, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ चुका है एक मोमेंट के लिए, और ये कितनी थी, L नोट माइनस एक्स नोट। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 x नोट के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। और अब देखो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहा है, मतलब ओरिजेंटली मूव नहीं किया, इनफैक्ट मूव ही नहीं किया, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया, रेस्ट पे रहा है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट अप्लाई कर सकता हूं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, m2 x2 इज इक्वल टू m1 x1। तो ये दो इक्वेशन बन गई x1 और x2 में, और दो ही अननोन है x1 और x2। x नोट तो मुझे पता है, ठीक है, गिवन है भाई। इनिशियली जब मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, जब मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड था, तो उस टाइम पे स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी थी, x नोट, ये गिवन है। तो यहाँ पे देखो x1 और x2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 x नोट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और x2 की वैल्यू आएगी m1 x नोट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखो ये v1 और v2, इन दोनों की वैल्यू कैसे पता लगाऊं मैं। अब देखो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और वो कितना रहेगा, 0। तो इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया, और इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो इनिशियली देखो जब मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था, तो उस टाइम पे m1 रेस्ट पे, m2 रेस्ट पे एक मोमेंट के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0। लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है, x नोट। तो इसका मतलब इस इनिशियल पोजीशन पे जब मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, और वो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस स्टेट। और ये स्टेट कौन सी है, जब मेरा ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया होगा, सॉरी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आया होगा, सॉरी स्प्रिंग जब एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया होगा, ये मेरी वो पोजीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है इस स्टेट में, तो इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, m1 ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेट में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, m1 ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस स्टेट में स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया है, तो कोई इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी नहीं इस स्प्रिंग में। तो इस स्टेट में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हाफ से हाफ कैंसल दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब देखो एक तो इक्वेशन ये है,
m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हुए, क्योंकि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और वो जीरो रहेगा। और एक इक्वेशन ये आई है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो अननोन है, दो इक्वेशन है। दो अननोन क्या है, v1 और v2, और दो ही इक्वेशन है। तो इन दोनों को सोल्व करके आप v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ये आएगी x नोट इंटू में रूट के m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और v2 की वैल्यू क्या आएगी, x नोट रूट के m1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू में m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो आएगी v2 की वैल्यू और ये होगी v1 की वैल्यू, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। तो अब देखो, जब ये मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया, तो इस स्टेट से इस स्टेट तक मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा x1 वो पता चल गया, और m2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा x2 वो पता चल गया। और जब मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा तो m1 ब्लॉक की रफ्तार v1 वो पता चल गई, m2 ब्लॉक की रफ्तार v2 वो पता चल गई। तो अब देखो इससे आगे क्या होगा, भले ही स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया हो, लेकिन देखो m1 ब्लॉक की रफ्तार है, m2 ब्लॉक की रफ्तार है, तो इसका मतलब अब स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा, ठीक है। अब मेरा स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा इससे आगे। तो देखो मेरा स्प्रिंग अब इलोंगेट होना शुरू होगा और मेरा m1 मास का ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और यहाँ पे मेरा m2 मास का ब्लॉक भी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा साइमल्टेनियसली, ध्यान रहे, ठीक है। और ये भी है इस पूरे न्यूमेरिकल में, ये दोनों ब्लॉक्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगी। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं ना, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंट की बात करूं, तो दोनों ब्लॉक्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगी। देखो इसकी ऐसे है और m2 की ऐसे है, और दोनों ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली रेस्ट पे भी आएंगे। तो अब यहां से इस पोजीशन से आगे क्या होगा, मेरा स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो m1 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आता जाएगा, और m2 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आता जाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में, उतना ही दोनों पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। m1 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, m2 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में। अब जैसे स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा तो देखो इस ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, और स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि इलोंगेशन बढ़ती जाएगी ना स्प्रिंग में। और m1 ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ, और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ आएगा, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे जब स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो देख सकते हो अब स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, और इस स्टेट में जब दोनों ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आए हैं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो देखो मान लो ये कितनी होगी, x3, और ये कितनी होगी, x4, ठीक है। तो देखो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, मैक्सिमम आई इस स्टेट में, और वो कितनी आई, ऑब्वियसली x3 प्लस x4। तो x3 प्लस x4 इलोंगेशन होगी स्प्रिंग में, मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है, जो कि यहां पे दिखाई भी दे रही है, मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में, और वो कितनी है, x3 प्लस x4। और देखो
जब मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया था ना, उसके बाद में ये मेरा m1 मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला, मान लो x3, और m2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला, x4। ठीक है, तो ये जब मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में आएगा, तो भी सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहना है पूरे न्यूमेरिकल में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो अब देखो, देख भी सकते हो दोनों साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आने चाहिए और आए भी हैं। और क्यों आने चाहिए? क्योंकि इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो जब m1 मास का ब्लॉक रेस्ट पे आएगा ना, तो साइमल्टेनियसली उसी पोजीशन पे, उसी इंस्टेंट पे m2 मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे आएगा। तो दोनों ब्लॉक से साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो। ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट रहेगी। देख सकते हो, इसी को ही ले लो, m1 ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ, m2 ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ, अपोजिट है, तभी तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो x3 और x4 कैसे फाइंड आउट करें। तो अब देखो, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहा है, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आओ, मेरा m1 ब्लॉक इस डायरेक्शन में x3 चला और m2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में x4 चला। तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लगा दो, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ना, ओरिजेंटली मूव नहीं कर रहा, तो m1 x3 इज इक्वल टू m2 x4। ठीक है, सही है, क्योंकि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक m1 ब्लॉक लेफ्ट की तरफ x3 चला और m2 ब्लॉक राइट की तरफ x4 चला। और ये कौन सी पोजीशन है? मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग में इसी पोजीशन में इलोंगेशन मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी होगी? x3 प्लस x4। ठीक है, तो m1 x3 इज इक्वल टू m2 x4, क्योंकि स्प्रिंग, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, ओरिजेंटली मूव नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसका यूज किया है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्सेस के ही तो अंडर इस पूरे सिस्टम का मोशन गवर्न हो रहा है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करो। इनिशियली देखो, इस स्टेट पे m1 रेस्ट पे, m2 रेस्ट पे, लेकिन स्प्रिंग में कंप्रेशन है कितनी? x नोट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस स्टेट में? हाफ के x नोट स्क्वायर। सही है, ये किसके बराबर होनी चाहिए? इस मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो m1 रेस्ट पे, m2 रेस्ट पे, तो अब यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर्ड होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है। तो ये किसके बराबर होगी? हाफ के x3 प्लस x4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ के से हाफ के कैंसल, तो देख सकते हो यहां से x3 प्लस x4 वो कितना आ गया? x नोट आ गया, x3 प्लस x4 ये आ गया x नोट। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आएगी? x नोट ही आएगी। x3 प्लस x4 की वैल्यू x नोट ही होगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन x नोट और मैक्सिमम इलोंगेशन भी इस स्प्रिंग में x नोट ही होगी। ठीक है, तो अब देखो m1 x3 इज इक्वल टू m2 x4, x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x नोट। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे ना, तो x3 की वैल्यू कितनी आएगी? m2 x नोट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और x4 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी m1 x नोट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन है ना, m1 x3 इज इक्वल टू m2 x4 और दूसरी x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x नोट, इन दोनों को सोल्व करते हुए x3 और x4 इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। सॉरी, सेम नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगे। लेकिन ये जरूर है, देखो
x3 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 x0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही तो x1 की भी वैल्यू है, तो इसका मतलब x3 किसके बराबर है, x1 के बराबर आया। और देखो x4 ये कितना है, m1 x0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये किसकी वैल्यू है, x2 की, तो इसका मतलब x4 किसके बराबर आया, x2 के बराबर। x3 वो किसके बराबर आया, x1 के बराबर, और x4 ये किसके बराबर आया, x2 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए मतलब मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में आया है, ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में आया है, और मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग में कितनी होगी, x0 ही होगी। ठीक है, जिस टाइम पे ये दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या होगा, ये स्प्रिंग कम इलोंगेट होना शुरू होगा। ठीक है, मतलब अब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कम होती जाएगी, तो फिर ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए अगेन नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा। उस टाइम पे क्या होगा, m1 ब्लॉक की रफ्तार इस डायरेक्शन में भी 1 होगी और m2 की इस डायरेक्शन में भी 2 होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, तो फिर m1 और m2 दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे। ठीक है, और स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आएगी, x0, और ये ऐसे चलता रहेगा। देखो अगर मैं इसको पूरे को रिपीट करूं, इनिशियली मैंने इस सिस्टम को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया था जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी थी, x0। ठीक है, तो जैसे इसको रिलीज करूंगा तो ये इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कम होती जाएगी, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे m1 ब्लॉक की रफ्तार इस डायरेक्शन में v1 होगी, m2 की इस डायरेक्शन में v2। ठीक है, जब इस स्प्रिंग में एक मोमेंट के लिए कोई कंप्रेशन या कोई इलोंगेशन नहीं आएगी, मतलब जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ में आएगा, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा और फिर ये दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे। ठीक है, तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगी और वो कितनी होगी, x0, और फिर इलोंगेशन कम होती जाएगी और फिर स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा। अब m1 ब्लॉक की रफ्तार इस डायरेक्शन में v1 होगी, m2 की इस डायरेक्शन में v2 होगी, और फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा और कंप्रेस, फिर ये दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे जब इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन होगी, मैक्सिमम x0। ठीक है, और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये भी बता दूं, ये दोनों ब्लॉक्स है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। हालांकि हमने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी पढ़ा नहीं है, तो दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा ना, तो m1 ब्लॉक की मीन पोजीशन ये होगी और m2 ब्लॉक की मीन पोजीशन ये होगी। ठीक है, जिस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और रफ्तार मैक्सिमम होगी। ठीक है, मतलब अगर इन ब्लॉक्स की बात करूं मैं, जैसे m1 ब्लॉक की ही बात कर लो, तो m1 ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी, जब ये मेरा m1 ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा, मतलब जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, और तभी m2 ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा, m2 ब्लॉक की जो मीन पोजीशन होगी ना उससे पास हो रहा होगा। मतलब जब मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, तब m2 ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v2, और m1 ब्लॉक की भी रफ्तार मैक्सिमम होगी v1। ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। m1 ब्लॉक का जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा
वो कितना होगा x1, ठीक है। और M2 ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ SHM वो कितना होगा x2, ठीक है। तो देखो अगर M1 ब्लॉक की बात करो, वैसे साइमल्टेनियसली है। M1 ब्लॉक देखो ऐसे गया ऐसे आया, या यहां पे देख लो, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और M2 ब्लॉक की बात करूं साथ साथ है, तो M2 ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट दिस मीन पोजीशन, ठीक है। और इन दोनों ब्लॉक्स की मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली आएगी जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, ठीक है। और ये जो दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना, इन दोनों ब्लॉक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड वो सेम आएगा, और वो कितना आएगा 2 पाई इंटू में रूट म्यू बाय के। ये म्यू होता है रिड्यूस मास, ये रिड्यूस मास कंसेप्ट होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये म्यू क्या होता है रिड्यूस्ड मास, और ये किसके बराबर होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो सेम होगा कितना 2 पाई इंटू में रूट म्यू बाय के। म्यू क्या होता है रिड्यूस मास, और वो किसके बराबर होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब देखो होगा क्या, अगर दोनों को साथ साथ दिखाऊं तो ये ऐसे देख सकते हो, दोनों ब्लॉक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। और देखो ये है टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशंस, और ये जारी रहेंगे ऑसिलेशंस। ये टाइम कितना लगेगा इतना 2 पाई रूट म्यू बाय के, अगेन 2 पाई रूट म्यू बाय के, अगेन 2 पाई रूट म्यू बाय के, ठीक है। ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगी, दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस। और ये दोनों ब्लॉक्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से साइमल्टेनियसली पास होंगे, ठीक है। और कब पास होंगे जब ये मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली अपनी अपनी मीन पोजीशन से पास होंगे तो उस टाइम पे इन दोनों ब्लॉक्स की रफ्तार मैक्सिमम होगी इनकी इंडिविजुअल जर्नी में, ठीक है। M1 ब्लॉक की रफ्तार v1 होगी मैक्सिमम, और M2 ब्लॉक की रफ्तार v2 होगी मैक्सिमम, ठीक है। v1 और v2 की वैल्यूज हमने निकाल रखी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे ये दोनों ब्लॉक से साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे, देख सकते हो साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आ रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट रहनी है, तभी तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो आएगा। तो देख सकते हो जब m1 इस डायरेक्शन में चल रहा है तो m2 उस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आए यहाँ पे जब स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगी x0। और फिर देख सकते हो m1 की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है और m2 की इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट रहनी है, तभी तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम थी, टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्प्रिंग व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू ब्लॉक सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। और ये दोनों ब्लॉक एक स्मूथ ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ठीक है। इनिशियली विद द हेल्प ऑफ दीज टू ब्लॉक्स मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फिर रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट, तो फिर ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, ये ऑसिलेशन चलती रहेंगी, ठीक है। दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे और दोनों ब्लॉक्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगी, तभी लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा जीरो, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ बोथ ब्लॉक्स या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन वो कितना होगा 2 पाई रूट म्यू बाय के। म्यू क्या होता है रिड्यूस मास, ये रिड्यूस मास कंसेप्ट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, इसको बस याद रख लो अभी के लिए थोड़ा सा।
और ये रिड्यूस मास किसके बराबर होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, x3 प्लस x4 x0 के बराबर, ठीक है। जब ये दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, इस टू ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रेस्ट पे रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।